हेलो बच्चों। आज का हम लोगों का टॉपिक है, हम लोगों के सिलेबस में है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड ल्यूब्रिकेंट। तो ये ल्यूब्रिकेंट क्या होता है और केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल क्या होता है, इसके हम लोगों को इसके बारे में जानना है। इसके इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। इस टॉपिक में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि फ्यूल क्या होता है, कंपोजिशन उसका क्या क्या होता है। एंड इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एच कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। और तुम्हारा आपका इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि पेट्रोल डीजल वगैरह में ऑक्टेन संख्या क्या होती है, सीटेन संख्या क्या होती है। इसके बाद हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे ल्यूब्रिकेशन की साइड। तो काफ़ी कुछ मैं अभी धीरे धीरे करके हम लोग स्लोली स्लोली इसको कवर करते जाएंगे पार्ट में। अभी ये पहला पोर्शन है जिसमें हम लोग आज स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है फ्यूल की, उसका कंबशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। एंड देन उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो फ्यूल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ईंधन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ईंधन। और ल्यूब्रिकेंट को हम लोग बोलते हैं स्नेहक। आप में से आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा फ्यूल क्या होता, फ्यूल और ईंधन के बारे में देखा होगा और ल्यूब्रिकेंट भी देखा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहला पॉइंट कि फ्यूल की डेफिनेशन क्या है और ये कंबस्शन ऑफ फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल वो मटेरियल हैं जिनको बर्न करने, फ्यूल्स आर मटेरियल्स दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इसका मतलब है कि फ्यूल वो पदार्थ होते हैं जिनको बर्न करने पर हमें बहुत सारी लार्ज अमाउंट में ऊर्जा प्राप्त होती है। आप इनमें से बहुत सारी इमेजेस को देख सकते हैं। जैसे ये कोयला है आपका, आग जलाते हैं हम लोग तो ये कोयला है, हमने कोयले को जलाया तो हमें आग मिल जाती है। ये लकड़ी है, हम लोगों ने पेड़ों से लकड़ी प्राप्त की, और इसके बाद हमने उसको जलाया तो हमें इसमें ऊष्मा प्राप्त होती है। या आपने सिलेंडर देखा होगा अपने घरों में, एलपीजी गैस सिलेंडर। इससे हम लोग खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, नॉल आपने देखा होगा। इसके अलावा ये डीजल पेट्रोल जो हम लोग अपनी स्कूटी में, गाड़ियों में एंड कारों में, ट्रक बस, इन सब चीज़ों में डलता है ये। इसके बाद ये इनमें क्या होता है कि एनर्जी पैदा करते हैं। उस एनर्जी से हम लोग बाकी सारे काम करते हैं, ये मोशन में आ जाते हैं, चलने लग जाते हैं। तो बेसिकली फ्यूल क्या है? फ्यूल बेसिकली क्या है कि वो सारे मटेरियल्स हैं जिनको बर्न करने पे हमें एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्राप्त होती है, लार्ज अमाउंट में हीट प्राप्त होती है, एनर्जी, वी कैन एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, वी गेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और एनी सब्सटेंस, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, एनी सब्सटेंस दैट अपॉन कंबशन प्रोड्यूसेस ए यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। बेसिकली यही जो हम लोगों ने बात करी, फ्यूल वही है जिससे हमें लार्ज अमाउंट में हीट प्राप्त होगी। तो आप भी अपने आसपास का देखिए, आपके आसपास कौन से फ्यूल्स हैं। घर से शुरुआत करिए, डेली लाइफ में कौन कौन से फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में आप सोचिए, लिस्ट बनाइए। जैसे मैं अगर सोचूं कि जैसे सुबह मैं उठा, जैसे मैंने गैस यूज़ करी तो मैंने एलपीजी यूज़ किया। ठीक है। जैसे कुछ बच्चे गांव में होंगे तो वो बायोगैस यूज़ करते होंगे, गोबर गैस प्लांट से यूज़ करके। तो गोबर गैस एक वो है। इसके बाद फिर हम लोगों ने अगर जाड़ा आ जाता तो हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, और हम सब देख सकते हैं। ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं और इसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिर अगला आता है पॉइंट, कंबशन का मतलब होता क्या है। कंबशन मीन्स, कंबशन क्या है, ये आपका पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंबशन। कंबशन को हिंदी में बोलते हैं दहन। दहन क्या होता है, दहन क्या है, कंबशन क्या है। कंबशन बेसिकली है बर्निंग ऑफ ए फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि कोई भी आपके पास अगर फ्यूल है, उसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप बर्न करते हैं, देन तो ये आपका कहलाएगा कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल को जलाना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फ्यूल आपके होते क्या हैं, पेट्रोल डीजल, ये सब कार्बन क्या है, सब कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हैं। ऑल दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले। ठीक है। जैसे मीथेन है, ये एलपी, ये आपका नेच सीएनजी, सीएनजी गैस का बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है, नेचुरल गैस का, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। तो सीएनजी में जैसे मीथेन है, सबसे सिंपल मीथेन का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मीथेन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ये आपके सामने रिएक्शन है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये CH4 को हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो हमें मिलेगा CO2 और हमें मिलेगा वाटर। मतलब जितना सी था उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, हमने CO2 बना दिया और वाटर बना दिया। मतलब जितना भी हाइड्रोकार्बन है
वो आपका बर्न होगा, वो आपको CO2 पैदा करेगा और वाटर निकालेगा। ठीक है, जितने भी आपके, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा कोयला जलाते हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा भट्टियाँ जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा CO2 निकलती है। जब CO2 निकलती है तो फिर बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड ऑल। तो ये सब जो गैसें सबसे ज़्यादा निकलती हैं, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्यों बन रही है? क्योंकि इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है। जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये CO2 बन जाता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल टाइप से स्ट्रक्चर बना है, इसको आप देख सकते हो। जैसे ये आपका ब्लैक कलर का कार्बन है, ये 4 इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं चारों डायरेक्शन में, H H H। और ये आपका ऑक्सीजन है ये, और ये दूसरा ऑक्सीजन है। फिर दोनों मिलके बना लेते हैं CO2, और ये आपको मिल जाता है वाटर। ठीक है, तो ये तो खैर स्ट्रक्चर की बात हुई। लेकिन सिंपल रिएक्शन इसकी आपको पता होनी चाहिए। कंबशन की जो मेन रिएक्शन है वो आपकी ये है। कंबशन की मेन रिएक्शन आपकी ये है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब। फिर अगला हमारा टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। मतलब फ्यूल को हमें क्लासिफाई करना है। कैसे हम फ्यूल को क्लासिफाई करना है? कि मतलब जो हमारा फ्यूल है वो कितने टाइप का होता है। तो सिंपली जो आपको फ्यूल दिख रहा है आपको 3 टाइप का होता है। एक सॉलिड पहला, दूसरा आपका लिक्विड, तीसरा आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, आपके सामने तीनों में इमेज बनी हुई है। सॉलिड में क्या क्या होता है? सॉलिड में आपका कोयला हो सकता है, वुड लकड़ी, कोयला, चारकोल। जैसे हम लोग जाड़े में जलाते हैं कोयला, तो ये आपका सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल है। और ये आपका लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में वो क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, अल्कोहल। ये सब आपके मिट्टी के तेल हो गए। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, अल्कोहल हो गया। जैसे आपको आजकल पता होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट आया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब कि आजकल हम पेट्रोल में जैसे 20% E20, जैसे इसका मतलब है। तो E20 का मतलब है कि हम लोग 20% इसमें इथेनॉल मिला रहे हैं, बाकी रेस्ट उसमें पेट्रोल है। मतलब पेट्रोल में बेसिकली हम अल्कोहल मिला रहे हैं। इससे क्या होगा पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने से? पेट्रोल में अगर हम अल्कोहल मिलाएंगे तो इससे हमारा जो देश की जो इकोनॉमी है, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल को इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, दूसरे देशों से, सऊदी अरब, ईरान वगैरह, रसिया, इन सब देशों से मंगाते हैं। तो ये हमें बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए जब भी कभी युद्ध की घटना स्थिति, जब भी युद्ध की घटना पैदा होती है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है अभी, और यहाँ पे इसराइल वाला वॉर चल रहा है, जब आप देखते हैं ऐसे में, तो ऐसे में क्या होता है कि क्रूड ऑयल के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं मार्केट में। जब ये बढ़ जाते हैं तब फिर क्या होता है कि दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है, तो हम लोगों की जो डेली लाइफ की रूटीन चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो इस वजह से अगर हम लोग अल्कोहल मिलाएंगे, इथेनॉल ब्लेंड करेंगे अपने पेट्रोल में, तो इससे क्या होगा कि हमें एक तो पेट्रोल कम मंगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ अल्कोहल, अगर हम इथेनॉल पैदा करेंगे अपने ही देश में, तो इथेनॉल हम लोग वगैरह किससे पैदा करेंगे? अनाज से पैदा करेंगे, गेहूं से, शुगर से, गन्ने से, इन सबसे पैदा करेंगे। तो देश में खेती बढ़ेगी, खेती बढ़ेगी तो किसानों को फायदा होगा। तो इनडायरेक्टली काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और फिर तीसरा है आपका गैसियस फ्यूल। तो हम वापस अपने टॉपिक में आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड में देखिए पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन, अल्कोहल। गैस में आपका CNG, बायो, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सब होते हैं। CNG आपने ऑटो में देखा होगा, ये जनरली जो ऑटो होते हैं CNG गैस से चलते हैं। और ये गाड़ियों में लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, और ये कोयला आपने देख ही लिया। तो ये वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस क्या है, आप लोगों की टास्क है कि आप लोग इसे सर्च करके बताइएगा कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस किससे मिलके बनी होती है। इन दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, इसको आपको सर्च करना है। दो चीज़ों से मिलके मतलब इसका कंपोजिशन क्या है बेसिकली। और बायोगैस के बारे में आपको बताना है। और CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं भी बता चुका हूँ अभी। फिर अगला हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल मतलब एक अच्छा जो ईंधन है उसकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। जैसे इसको हिंदी में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताइए। आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताइए। तो ये आदर्श ईंधन होता क्या है? आदर्श ईंधन मतलब एक आइडियल फ्यूल, एक आदर्श ईंधन। ठीक है, तो इससे क्या होता है आइडियल फ्यूल से, कि किस तरह का होना चाहिए आइडियल फ्यूल, आप खुद सोचिए। आइडियल फ्यूल सबसे पहले क्या होना चाहिए? आइडियल फ्यूल आपको होना चाहिए जो रिएक्ट कर सके एयर से आसानी से। ईंधन वही अच्छा है ना जो आसानी से जल सके। अगर वो जल ही नहीं रहा है, लेट सपोज आप लकड़ी चलाना चाहते हैं, लकड़ी अगर गीली है, वो नहीं जल पा रही, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, वो फ्यूल किस काम का फिर अगर आप जला ही नहीं पा रहे हैं। और पेट्रोल अगर आपका आसानी से नहीं जल पा रहा है, गाड़ी में चलाना चाहते हैं, गाड़ी नहीं चलेगी, तो किस काम का फिर वो। तो आदर्श ईंधन जो होना चाहिए वो रिएक्टिव होना चाहिए एयर के साथ। तो एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कंबशन करे। जब वो कंबशन करेगा, कंबशन सहन चुके, कंबशन मतलब होता है दहन। जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन करेगा या कंबशन करेगा तो वो रिएक्टिव होगा।
तो जलेगा, तो वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो अच्छा होगा। उसके बाद जब हम फ्यूल को बर्न कर लेते हैं तो उसमें लेस रेसिड्यू, मतलब उसमें जो शेष बचता है, उसमें जैसे जलाने पे, कोयले को जलाने के बाद राख बच जाती है और गैस निकल जाती है, तो जो धुआं है, एस है और हार्मफुल गैसें हैं, जैसे हार्मफुल हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोयले की अंगीठी को बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है रात में। अगर बंद कमरा रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। तो इससे क्या होगा, हम लोगों के हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जान भी जा सकती है ऐसे कई केसेस में। तो जैसे आपका ये लेस रेसिड्यू है, और मतलब इसमें आपका अवशेष कम से कम बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल जाए, और धुआं नहीं निकलना चाहिए, राख नहीं निकलनी चाहिए और हार्मफुल गैसें नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जो आप घरों के गैसों, घर में जो आप एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, उससे धुआं वगैरह नहीं निकलता, ना ही उससे कोई गैसें निकलती हैं। इसीलिए हम लोगों की गवर्नमेंट ने पीएम उज्ज्वला योजना लाए थे, ताकि जहाँ जहाँ पर भी गांव में लोग चूल्हा लकड़ी सब कुछ जलाते हैं, तो जिससे धुआं निकलता है उससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, फेफड़ों की समस्याएं, इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं गाँव की महिलाओं को। इससे वो ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट हम लोगों को उज्ज्वला योजना चला रही है। ओके, तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि फ्यूल जो हो उससे धुआं ना निकले, उससे राख ना निकले और हार्मफुल गैसें ना निकले, ठीक है, ऐसा अच्छा फ्यूल माना जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है कैलोरीफिक वैल्यू उसकी हाई होनी चाहिए। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा अगली स्लाइड में कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। देन फिर अगला पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो होना चाहिए, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि उसको जलाने में वो आसानी, बहुत इजीली जल जाए, क्विकली जल जाए। जैसे आपका पेट्रोल है, बहुत क्विकली जल जाता है, आसानी से जल जाता है तुरंत, आग माचिस के पास लाते ही। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो है, और डीजल को जलाने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट्स वाई उसका, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। इन दो को भी हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगली स्लाइड्स में। फिर अगला पॉइंट है हम लोगों का इजी टू स्टोर। फ्यूल वही अच्छा है जिसको हम आसानी से स्टोर कर सकें। अगर हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो फ्यूल अच्छा नहीं है। जैसे गैसियस जो फ्यूल्स होते हैं तुम्हारे आपके, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन फ्यूल, और ये जो गैसेस हैं, इनको स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स एंड काफ़ी कुछ यूज़ करना पड़ता है, तो काफ़ी रिस्की रहता है। जैसे पेट्रोल को स्टोर करना बहुत रिस्की है, अगर वो कहीं से खुला रह गया तो उड़ सकता है, आसपास आग पकड़ सकता है, इस वजह से इसको स्टोर करना थोड़ा टफ है। तो अच्छे फ्यूल वही होंगे जिनको ये स्टोर करना आसान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चीप, मतलब जो आपका फ्यूल है वो आपका चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अगर आपका फ्यूल सस्ता होगा तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि अभी युद्ध की स्थिति है, मान लीजिए जैसे यूक्रेन वॉर या फिर इसराइल वगैरह वॉर, उसमें क्या हो रहा है कि अगर पेट्रोल महंगा पड़ जाएगा तो आप कभी, हम लोग आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो दैट्स वाई ये जो गुड फ्यूल होना चाहिए वो सस्ता होना चाहिए और इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं फ्यूल के। जैसे आपने गाड़ी चला के आपको कहीं दूसरे, जैसे आप अभी किसी स्टेट में है, जैसे आप लखनऊ में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गोरखपुर जाना चाहते हैं, आप गोरखपुर में, आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो ऐसे करके आप दिल्ली जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो इतनी लोकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मंगाते हैं ना दूसरे देशों से तेल। तो मोशन, मतलब वो वहाँ से इम्पोर्ट होके यहाँ तक आता है, तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर फ्यूल का रिस्की, अगर फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन सेफ नहीं है तो ये अच्छी फ्यूल कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा फ्यूल क्या होता है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या होती हैं, हिंदी में एक बार समराइज कर देता हूँ। आदर्श ईंधन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, उससे धुआं वगैरह और हार्मफुल हानिकारक गैसें कम से कम निकलनी चाहिए। उसका कैलोरी मान या कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। उसका ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर को हम लोग हिंदी में ज्वलन ताप बोलते हैं, ज्वलन ताप, तो उसका जो ज्वलन ताप है वो कम होना चाहिए। इसको स्टोर करना आसान होना चाहिए, इजी टू स्टोर, और ये सस्ता होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन भी इसका आसान होना चाहिए। तो इन कुछ 6-7 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है आदर्श ईंधन के बारे में। अगला है हम लोगों का टॉपिक, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और फ्लैश पॉइंट क्या होता है, इसको समझते हैं। पहले आप सोचते हैं, एक बार इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको आप लोगों को इसका कुछ वीडियो दिखाता हूँ आगे अगली स्लाइड से, तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। इट इज़ द टेम्परेचर at which any substance may catch fire and start burning। मतलब कि यह एक टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, मतलब जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि समझ रहे हैं आप? इसका मतलब होगा कि यह वह टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप, जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको पेट्रोल को जलाना है, तो पेट्रोल को जलाने के लिए 240 डिग्री सेल्सियस पर वो अपने आप जलने लगेगा।
पर आप कहेंगे सर 240 डिग्री सेल्सियस तो आता नहीं है, हम लोग तो माचिस चलाते हैं, आग सीधा लग जाती है। ऐसा नहीं है। मतलब इग्निशन टेम्परेचर का मतलब यह है कि आप पेट्रोल को मतलब अपनी तरफ से कुछ मत दीजिए, इग्नाइट मत करिए अपनी तरफ से, आप माचिस की तीली या फिर गैस आसपास मत लाइए उसके। सिंपली उसको टेम्परेचर धीरे धीरे रेस करते जाइए, रेस करते जाएंगे। उस केस में क्या होगा, अपने आप 240 डिग्री सेल्सियस के बाद पेट्रोल जलना चालू कर देगा। ठीक है। और आपका जो डीजल है, डीजल आपका 210 डिग्री 210 डिग्री सेल्सियस पे जलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। लेकिन ये तो उनका जलने का टेम्परेचर है, जब जलना प्रारंभ करता है खुद से। लेकिन फ्लैश पॉइंट क्या होता है, इसको समझिए। फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर फ्यूल में द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल कैन क्रिएट इनफ वेपर टू फॉर्म एन इन इग्निटेबल मिक्सचर विद एयर। मतलब कि वह टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई फ्यूल बहुत ज़्यादा वेपर पैदा कर देता है, बहुत ज़्यादा वेपर बना लेता है, और जिससे जो मिक्सचर होता है वो जलने के लिए तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका पेट्रोल है, तो पेट्रोल बहुत जल्दी वेपोराइज कर जाता है, हल्का होता है। डीजल आपका रिलेटिवली काफ़ी भारी होता है। ठीक है। तो जब पेट्रोल होगा बहुत तेजी से उड़ने लग जाएगा, जब वो उड़ता है, इस वजह से -40 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस पर भी अगर मतलब हम उसमें आग लगाएंगे तो बहुत आसानी से जल जाएगी, क्योंकि वो वेपोराइज कर जाता है बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। वहीं पर डीजल आसानी से नहीं जलेगा, डीजल आसानी से नहीं जलेगा। तो ये रहा आपका इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, फ्लैश पॉइंट के बारे में। अगली स्लाइड में अगली स्लाइड में एक यूट्यूब वीडियो है। इसको हालांकि मैं अपनी स्लाइड में नहीं चला रहा हूँ। एक सेकंड। ये आपका यूट्यूब वीडियो है। इसको मैं फिलहाल के लिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब पर अपलोड करने पे इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, कैन यू लाइट डीजल विद ए मैच। तो होगा क्या कि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इसमें आपको एनिमेशन के थ्रू समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका डीजल पेट्रोल बहुत तेजी से जल जाता है और डीजल आपका नहीं जलता। इस वीडियो को अगर मैं स्लाइड में चलाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा क्योंकि किसी और का वीडियो है। तो आपसे आप यूट्यूब से देख सकते हैं। सर्च करिएगा कैन यू लाइट डीजल विद ए मैच, आपको ये वीडियो मिलेगा, आप इसको प्ले कर लीजिएगा अपने यूट्यूब से। तो आप इसको समझ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम लोग इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर अगला टॉपिक है हम लोगों का कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? तो कैलोरीफिक वैल्यू को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कैलोरी मान। सॉरी, फिर से बढ़ गई स्लाइड आपकी। ओके। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कैलोरी मान। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि कैलोरी मान को परिभाषित करिए, कैलोरी मान को डिफाइन करिए, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, इसको डिफाइन करिए। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक, यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट हो गया है आपका। हाँ, कैलोरीफिक यहाँ पे आपका केजी होगा, किलो जूल पर केजी। तो कैलोरी मान क्या होता है? कैलोरी मान होता है आपका द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ ए फ्यूल। मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब कि वह मात्रा हीट एनर्जी की जो निकलती है ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल। मतलब आपने फ्यूल को जलाया, आपके पास फ्यूल है, आपने उस फ्यूल को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका CO2 निकलेगा, आपका वाटर निकलेगा और आपकी हीट निकलेगी। तो जो हीट आपकी निकल रही है, टोटल हीट निकल रही है उस फ्यूल को जलाने के बाद, आपने कोयला जलाया, आपने यूनिट मास लिया। लेट सपोज आपने 1 ग्राम आपने कोयला लिया, 1 ग्राम कोल लिया। तो जब उस कोल को आप बर्न करेंगे, पूरी तरह से अच्छे से बर्न कर लेंगे, तो CO2 और वाटर गैस के निकलने के अलावा जो हीट निकल रही है, जो ऊष्मा पैदा हो रही है, जो गर्मी निकल रही है, वो जो उसको हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा आपका कैलोरी मान, या फिर इसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सो बोला जाएगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए फ्यूल। आप 1 ग्राम कोयला लीजिए, या आप 1 लीटर पेट्रोल लीजिए, या आप 1 केजी पेट्रोल लीजिए, 1 केजी आप डीजल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप पेट्रोल को जलाएंगे 1 केजी पेट्रोल को, तो आपकी ऊर्जा कितनी निकलेगी? 45,000 किलो जूल, 45,000 किलो जूल पर केजी। इसका मतलब ये है, मतलब 1 किलो अगर पेट्रोल को आप जलाएंगे तो आपको जो ऊष्मा मिलने वाली है 45,000 किलो जूल में मिलने वाली है। इसको अगर मैं बोलूँ जूल पर ग्राम में कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा? अगर आप 1 ग्राम पेट्रोल को बर्न करेंगे तो आपको 45,000
जूल, 45,000 जूल ऊर्जा आपको प्राप्त होगी जब आप 1 ग्राम पेट्रोल को जलाएंगे। उस तरह से आप अगर डीजल को जलाएंगे तब भी आपको प्राप्त होगी इतनी, एलपीजी को जलाएंगे तो 55,000 प्राप्त होगी, और कोयले को जलाएंगे तो आपको 25,000 जूल पर किलो जूल पर केजी, मतलब 1 ग्राम अगर कोयला जलाएंगे तो आपको 25,000 जूल मिलेगी, या अगर आप 1 किलो को 1 केजी किलो जलाएंगे तो आपको 25,000 किलो जूल आपको ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा आप लोग मुझे बताइए, एक बीटीयू करके यूनिट होता है और आपका कैलोरी होता है, ठीक है, जैसे आपका जूल है, तो ये आपके कुछ कुछ यूनिट्स हैं आपके कैलोरी के। जैसे आपका, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, कुछ कुछ चीज़ें। हम्म, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। जैसे आपका एक आपका यूनिट है कैलोरी, जूल, बीटीयू। बीटीयू आपका होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो कई बार ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर एमसीक्यू में आ जाता है कि एक बीटीयू में कितने कैलोरी होते हैं, एक बीटीयू में कितने जूल होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है, जैसे एक कैलोरी में आपके 4.18 जूल होते हैं, ये आपका एक कैलोरी है, ठीक है। तो आप इनको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये आप आपस में कमेंट सेक्शन में बताइए एक बीटीयू में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरीज होते हैं, कितने जूल होते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको कमेंट करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको किताब से आगे पढ़ेंगे या फिर इंटरनेट से सर्च करके यहाँ पे टाइप करेंगे। ओके, अगला हमारा टॉपिक है एच सी वी एंड एल सी वी। क्या है एच सी वी? का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये लिखा हुआ है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और एल सी वी का मतलब होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या लो कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब उच्च ऊष्मीय मान, उच्च ऊष्मीय मान या उच्च कैलोरी मान। और एलसीवी का मतलब होता है निम्न ऊष्मीय मान या आपका निम्न कैलोरी मान, निम्न ऊष्मीय मान। ओके, तो एच सी वी और एल सी वी, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एच सी वी क्या होता है? हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय यूनिट मास ऑफ वॉल्यूम गिवन आफ्टर कंबशन। इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि, इसको सिंपल भाषा में समझिए कि आपका, जैसे आपने किसी फ्यूल को बर्न किया, ओके, आपने फ्यूल को जब बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, तो कंबशन किया बेसिकली, तो क्या होगा, कंबशन के बाद आपका CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, एंड इसके बाद हीट निकलेगी। तो जो टोटल हीट निकल रही है, जो आपकी टोटल हीट निकल रही है, उसी को हम लोग बोलेंगे एच सी वी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एच सी वी। ओके, और जो आपका टोटल हीट निकल रही है उसको बोलेंगे हम एच सी वी। और इसके अलावा आपने क्या किया कि एलसीवी क्या होती है, कि जो हीट आपकी निकले आफ्टर बर्निंग ए यूनिट मास एंड फ्यूल, हेंस साइड प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू एस्केप। साइड प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने लेट सपोज इस सिस्टम के अंदर आपने एक फ्यूल को बर्न किया, जब इस फ्यूल को बर्न कर रहे हैं यहाँ पे इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, मतलब इस सिस्टम के अंदर से आपको कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, मतलब कोई भी गैसें बाहर नहीं निकल रही, कोई भी वाटर वेपर बाहर नहीं निकल रहा, ना कोई CO2 बाहर निकल रहा है, ना कोई वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। आपने इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल को बर्न किया, कुछ मात्रा में आपने फ्यूल लिया, कुछ मात्रा में आपने ईंधन लिया, उसको बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो उससे आपकी गैसेस निकली, गैसेस निकली, वाटर वेपर निकला है, काफी कुछ कुछ निकला। तो ये जो हीट निकली है टोटल, ये होगी आपकी एच सी वी। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप इन जो जो आपके साइड प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका CO2 है, ये वाटर है, ये वाटर गैस वाटर फॉर्म में निकलेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा। तो अगर ये सब आपको निकल जाने दिया, आपने कोई इसका चैम्बर ओपन कर दिया और इसको आपने अलाउड टू एस्केप, मतलब इसको आपने बाहर जाने दिया, तो बट नेचुरल सी बात है कि हीट एनर्जी, जो आपकी हीट पैदा हुई है, जो आपकी हीट रिलीज हुई है, वो कम हो जाएगी। SCV में क्या था, टोटल हीट थी जितनी निकल रही है, उसमें से आपने वाटर वेपर को जाने दे दिया और गैसेस को जाने दे दिया, तो आपकी बट नेचुरल है कि आपकी हीट कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, इसको बोलते हैं LCV। तो HCV और LCV में रिलेशन क्या होता है? HCV इज इक्वल टू LCV प्लस लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, गुप्त ऊष्मा। तो आपको इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है। HCV में आपकी टोटल हीट होगी
एलसीवी के केस में आपके जो आपकी जो साइड प्रोडक्ट है, जो साइड गैसेस आपकी वाटर वेपर है, अन्य गैसेज हैं, इनको आपने निकल जाने दिया जलने के बाद जो टोटल आई वो एचसीवी है या हाई कैलोरीफिक वैल्यू है या फिर उच्च ऊष्मीय मान है। अब आपने क्या किया है, अब आपने जो साइड प्रोडक्शन को निकल जाने दे दिया, बाहर कर दिया, तो आपका जो बट नेचुरल हीट आपकी कम हो जाएगी, तो ये लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी। एक्सप्रेशन में रिलेशन क्या होता है, एच सी वी इज इक्वल टू एल सी वी प्लस लेटेंट हीट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये आपका टॉपिक का हिस्सा है ड्यूलॉन्ग फार्मूला। मतलब कि ड्यूलॉन्ग साइंटिस्ट ने ड्यूलॉन्ग फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब हम एच सी वी और आपका एच सी वी एंड एल सी वी को हम निकाल सकते हैं ड्यूलॉन्ग फार्मूला के थ्रू। तो ड्यूलॉन्ग फार्मूला आपके सामने एक्सप्रेशन है एच सी वी, एस इसको एच सी वी को हम लोग जी सी वी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जी सी वी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इसका सेम ही नाम है, कोई आपको जी सी वी बोले या एच सी वी बोले सेम चीज है। उसी तरह से एल सी वी को आप एन सी वी बोल सकते हैं, एन सी वी नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये काफी सारे नाम है, लेकिन हम लोग जनरली एस सी वी और एल सी वी यूज करते हैं। तो उच्च ऊष्मीय मान अगर आपको एच सी वी निकालना है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, तो उसका आपको फॉर्मूला है 1/100, 1/100, ये आपका 1/100, फिर 8080 सी में यहाँ पे कार्बन के लिए है, प्लस 34,500, 34,500 एच माइनस ओ बाई 8 प्लस 2240 एस, ये एस आपका सल्फर के लिए है। ये आपके जो यहाँ पे सी है, ये आपका कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका है ऑक्सीजन के लिए, ये आपका सल्फर के लिए है। और यूनिट क्या है आपका, किलो कैलोरी पर केजी। अब यहाँ पे आपको सी, एच, ओ और एस, इनकी जो वैल्यू आपको पुट करनी है परसेंटेज में पुट करनी है। जैसे मान लीजिए कोई आपको फ्यूल दिया गया है, लेट सपोज आपको कोई फ्यूल है, अ, उस फ्यूल में आपको कहा है कि आपका 25% आपका कार्बन है, 12% आपका हाइड्रोजन है और 20% आपका ऑक्सीजन है, एंड और मैंने 10% आपका सल्फर है। ऐसा नहीं कि इनका टोटल 100 होना चाहिए, और भी कुछ हो सकता है इसमें। तो मैंने रफ वैल्यू ले ली फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन के लिए, किसी एक फ्यूल में, रैंडम फ्यूल में। तो आप क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। जैसे 25% में सारी परसेंटेज में है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, एक सेकंड, इसे क्या हो गया, आई थिंक ये थोड़ा सा, ये आई थिंक एरेज हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं इसका थोड़ा सा लिख देता हूँ, ड्यूलॉन्ग फार्मूला। तो ड्यूलॉन्ग फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, आप एच सी वी निकाल सकते हैं और एल सी वी निकाल सकते हैं। आप वीडियो में पीछे जाकर के देख लीजिएगा। तो इसमें लेट सपोज मैंने एक रैंडम फ्यूल लिया आपके सामने। अगर आपने पुरानी वैल्यू से आप कैलकुलेट करें तो ठीक है, अगर नई वैल्यू से कर रहे हैं तो आपने लेट सपोज यहाँ पे जो आपका सी है, जो ओ है, ये एच है और ये एस है। ये आपका ये आपका ये सी, ये आपका एच, ये आपका ओ, ये आपका एस। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी परसेंटेज में, लेट सपोज कार्बन 20% है, हाइड्रोजन आपका 10% है, आपका ऑक्सीजन आपका 10% है अगेन, और सल्फर आपका 5% है। तो ये वैल्यूज आप, अगर रैंडम फ्यूल है, मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, कोई भी कैलकुलेशन के लिए आसान रहे, इन वैल्यूज को आप पुट करेंगे। आप मतलब कार्बन की जगह आपको 20 पुट कर देना है, हाइड्रोजन की जगह आपको 10 पुट कर देना है, ऑक्सीजन की जगह आपको 8 पुट कर देना है, या सल्फर की जगह आपको 5 पुट कर देना है। इस वैल्यू को पुट करने का जो भी वैल्यू आएगी, तो वो किलो कैलोरी पर किलो केजी में आएगी। आप उसको कैलोरीज में बदल सकते हैं, आप उसको जूल में बदल सकते हैं, आप उसको बीटीयू में बदल सकते हैं, जैसे चाहे बदल सकते हैं। ओके, इस तरह करके हम एच सी वी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन में आ जाएगी। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, ये रफली वैल्यू बताता है। जैसे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया लैब में, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू होगी। और ये जीसीबी जो होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देता है कि अगर आपका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में इतने परसेंट कार्बन, जैसे आपको कोई आपका ईंधन है, कोई फ्यूल है, उसमें मैंने कहा 20% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 10% ऑक्सीजन है, 5% सल्फर है, तो ये इसकी कैलोरी मान क्या होगा, इसका उच्च ऊष्मीय मान क्या होगा। तो एक रफ आइडिया अगर हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम रफ आइडिया निकाल सकते हैं इन वैल्यूज को पुट करके। वहीं पे आपको अगर एल सी वी या फिर लो उच्च निम्न ऊष्मीय मान निकालना है, तब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एच सी वी पहले कैलकुलेट करना है। एच सी वी कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्मूले का यूज करना है। इस फॉर्मूले में आप देखिए, इस फॉर्मूले में आपका यहाँ पे 9H है, 9H अपॉन 100 इंटू 587, और एच सी वी माइनस, पहले आपको एच सी वी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको एच की जगह पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे 10% है, तो यहाँ पे आपको एच की जगह पर 10 पुट कर देना है।
एच की जगह पे आपको 10 पुट कर देना है, तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी निम्न ऊष्मीयमान या फिर एनसीवी होगी। आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। आप अपने डाउट मुझसे क्लास में रेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।